हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पे ना आपको पता है सीपीएसआई के लिए यहाँ पे सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हमारा जो 5 अक्टूबर को पेपर हुआ था 2023 में, उसका शिफ्ट 2 है। ओके, इसके बाद एक लास्ट शिफ्ट आएगा, फिर आपके सारे के सारे यहाँ पे पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ से ना आपकी जीके कवर हो जाएगी, इतना मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है कि आपकी जीके कवर हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, यहाँ से कवर हो जाएगा ज्यादातर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, दिल्ली का सुल्तान हु इज कम्बर्ड इनटू इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हॉर्स। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना आप, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। सबसे पहला राजा भी यही है, ये भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, पहला सुल्तान भी बोल देना, राजा बोल देना, जो भी आपको बोलना है। ओके, ये 1206 से 1210 तक रहता है। ओके, 1210 में ना इसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान क्या होता है जी? चौगान होता है हॉर्स पोलो। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इसके द्वारा एक कुतुब मीनार बहुत फेमस है भाई, कुतुब मीनार। ओके, कुतुब मीनार इसके द्वारा बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको खत्म किया था। अब यहाँ पे कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5, दिल्ली के मेहरौली में है ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इल्तुतमिश इसके बाद राजा बनता है। लाख बख्श भी इसी को कहते हैं, ये चीज ध्यान देना, लाखों का दान देता था ये, लाख बख्श भी इसी को कहते थे। स्लेव डायनेस्टी का है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हम बोलते हैं दासों का दास, दासों का दास। आप लोग ये चीज याद रखना, ये आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, दासों का दास आता है। अच्छा, बलबन, बलबन ने नौरोज, नौरोज नामक त्योहार की स्थापना करी थी। बहरम शाह इल्तुतमिश के बाद एक तरीके से रजिया सुल्तान का प्रतिद्वंदी था, उसका भाई भी था, लेकिन ये नहीं बनता है, 1 साल के लिए बनता है। इसके बाद कौन बनता है? रजिया सुल्तान बनती है। तो ये आपका आंसर है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दी है एग्जाम में, आपके लिए यहाँ से चीजें आ सकती है। अगला है एम बाला मुराली कृष्ण, एम बाल मुरली कृष्ण बोल सकते हो, का संबंध संगीत के किस शैली से है? फोक म्यूजिक, कार्नेटिक, हवेली संगीत या फिर हिंदुस्तानी? तो ये है आपके कार्नेटिक। देखो, 2 टाइप के संगीत होते हैं। कार्नेटिक जो कि दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत के जो गीत है, तमिल मलयालम संस्कृत तो नहीं बोलेंगे, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, जितनी भी जो भाषाएं, द्रविड़ हो गया, वो सब भाषाएं आपकी किस में आती है? कर्नाटिक। उसमें संगीत जो लिखे जाएंगे वो कर्नाटिक संगीत होंगे। और जो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, राजस्थानी भाषा, मध्य प्रदेश वाली खड़ी बोली, ब्रज, जो भी भाषाएं हैं जो कि आपकी हिंदी से रिलेटेड है, उसमें आपका हिंदुस्तानी संगीत आता है। तो आप नाम से भी अगर आप देख लेते तो आप सीधा ये लगाते। ओके, उत्तर आप सीधा यहाँ पर ये लगाते, कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं। हु हैड रिटन द डार्क रूम? डार्क रूम मैंने आपको कल पढ़ाया था। ओके, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सीधा सिंपली आपसे पूछा गया है। देखो, कुलदीप नायर यूएस में भारत के एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे। ओके, इनके द्वारा लिखा गया है बियॉन्ड द लाइंस, बियॉन्ड द लाइंस इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आर के नारायण की सबसे अच्छी बुक कौन सी है? ये आपको पता होगा, आर के नारायण कार्टूनिस्ट थे, मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज इन्हीं की है भाई। और कौन कौन सी है यहाँ पे? स्वामी एंड द फ्रेंड्स, स्वामी एंड द फ्रेंड्स, द गाइड भी इन्होंने ही लिखी है, ये आता है एग्जाम में। ओके, मुल्क राज आनंद ने कौन सी लिखी है? अनटचेबल। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लिखी है? अनटचेबल और कुली, इन्होंने 2 बुक लिखी हुई है, अनटचेबल और कुली। यही एग्जाम में यही सब घूमते रहते हैं बस। ओके, तो यहाँ पे आर के नारायण की एक और बुक होगी आपकी, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, स्वामी एंड द फ्रेंड्स, द गाइड भी इन्हीं की है, और द डार्क रूम भी इन्हीं की है। बाकी की भी मैंने आपको बता दी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू डिस्प्यूट कंसर्निंग रिक्रूटमेंट में? जैसे आपका CSIR में हुआ, मान लो कहीं पे फर्जीवाड़ा हुआ है किसी पेपर में कि सरकारी एग्जाम में, तो आप उससे रिलेटेड जो अपनी अपील है वो कहाँ पे करेंगे? सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप। तो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है? 2 स्टेट के बीच में अगर, 2 स्टेट के बीच में अगर कानून से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो यहाँ पे काम आती है। ओके, सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल, सेटलमेंट और अपीलिएट ट्रिब्यूनल में क्या होता है? पहली चीज तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट कराया जाएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके 2 जनों के बीच में, 3 जनों के बीच में, जो भी चीजें हो सकती है जो सेटलमेंट से हो सकती हैं, वो आपका कंपनीज के बीच में सेटलमेंट यहीं पे होता है। कंपटीशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उसको अगर आपने चैलेंज करना है, उसको अगर आपने गलत ठहराना है, सही ठहराना है, तो वो यहाँ पे आप इस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलते हैं कैट,
ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे अपने किस चीज के लिए, भर्तियों में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो यहाँ पे सुनी जाएगी आपकी, ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना भाई, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ओके अब आया यहाँ पे आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की लेंथ कितनी होती है, ये यूएम से आप लोग याद रखना, इसे बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, 1000 अगर आप अगर आप देखोगे माइक्रोन तो ये होता है 1 mm, ये भी एग्जाम में आता है। 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 mm, बहुत छोटे होते हैं ये। तो इसका कितना आंसर है आपका, ये 3 to 5 माइक्रोन्स के होते हैं। बैक्टीरिया सेल जो होते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोन। समझ में आ गया, माइक्रोमीटर इसको आप लोग बोलते हैं। 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 mm, ओके, मिलीमीटर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ की यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, इंडियाज एवरेज लिटरेसी रेट 2021 की यहाँ पे पूछी है, 2022 की भी वैसे यहाँ पे आ चुकी है। तो 2021 की कितनी यहाँ पे 77.70 है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं 2011 के सेंसस की बात मानते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आता है आपके, 2021 वाला अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। तो ये कितना है 74.04% है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेल की और फीमेल की, ऑब्वियसली यहाँ पे मेल की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, मेल की आपको कितनी देखने को मिलती है, तो 82.14 आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, यहाँ पे कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं है। और 65.46 आपको देखने को मिलेगी फीमेल में, ये भी आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। Which of the following can degrade detritus into simpler inorganic substance? detritus क्या होते हैं, detritus भी आपको पता होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, आप देखोगे 1 साल बाद, कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, उसको जो बैक्टीरिया है वो खा देंगे। तो detritus ये भी आप लोग ध्यान रखना। देखो लाइकेंस, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन, ये तीनों इज अ पार्ट ऑफ एल्गे, शैवाल का पार्ट होते हैं, ये तीनों आपको पानी में मिलेंगे। ओके, फंगल, ये फंगस होती है, याद रखना, आप हमेशा याद रखना, डेट्रिटस हमेशा फंगल होते हैं, फंगस होते हैं। तो फंगल एंजाइम है, ये चीज को आप लोगों ने ध्यान देना है। और मैंने आपको बता दिया डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी, जैसे आपने मान लो आपने केला खाया, उसका छिलका बाहर फेंक दिया जमीन में, 10 दिन बाद वो छिलका खत्म हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिट्टी में मिल चुका है। उसको मिलाने वाले कौन से थे, डिट्रिटस ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला है द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। पहली बात तो शुगर को आप लोग सिंपल भाषा में सुक्रोज बोल सकते हो, सिंपल भाषा में आप ग्लूकोज बोल सकते हो। ठीक है, तो C6 सिंपली आप क्या बोलोगे यहाँ पे, C6H12O6। जब आप यहाँ पे इसको बराबर करना ही पड़ेगा आपको, तो ये आता है एग्जाम में, C6H12 और O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज, जिसे हम बोलते हैं केन शुगर, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। समझ में आ गया आपको। और सबसे ज्यादा इसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है शुगर में। सबसे ज्यादा शुगर की मिल आपको कहाँ पे मिलेंगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। सबसे ज्यादा शुगर केन कौन करता है प्रोड्यूस, शुगर केन यानी कि गन्ना, वो उत्तर प्रदेश करता है भाई। ओके, विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको पता है सबसे कम आप लिटरेसी, साक्षरता दर आपको कहाँ पे मिलेगी, बिहार में मिलेगी। 7 साल का वो व्यक्ति, वो बच्चा जो अपनी किसी भी एक भाषा में बोल और लिख सकता है, वो भारत में लिटरेट माना जाता है, वो भारत में साक्षर माना जाता है। समझ में आ गया आपको। तो सबसे कम आपको कहाँ पे मिलेगी, बिहार में मिलेगी। मेल फीमेल की सबसे कम भी आपको बिहार में मिलेगी। हरियाणा में आपको सबसे कम लिंगानुपात मिलेगा, यानी कि सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो सबसे कम पूरे भारत में कहां पर है, हरियाणा में है। इस चीज का ध्यान देना। इन टेस्ट मैच क्रिकेट, अगर हम टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे कितने मिनिमम ओवर एक टीम को एक इनिंग में खेलने बहुत जरूरी है, तो 90 ओवर होते हैं, ये आप लोग को पता होगा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा वो है नहीं। भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, 1983 में और 2011 में। 1983 में जब जीता था तो कपिल देव थे, और 2011 में जब जीते तो कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। 2 बार इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप जीत चुका है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगला के देखते हैं। इन अ बास्केटबॉल गेम, जब हम बास्केटबॉल गेम खेलते हैं तो उसमें एक टीम में, दोनों टीम में तो ज्यादा हो जाएंगे, डबल पूरा हो जाएगा, एक सिंगल टीम में कितने प्लेयर होते हैं। जैसे मेरी टीम अगर बास्केटबॉल की, तो मैं अपने कितने बंदे लेके जाऊंगा, तो मैं 5 बंदे लेके जाऊंगा। समझ में आया आपको। अगर मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूं तो मैं 6 बंदे ले जाऊंगा। अगर मैं पोलो खेल रहा हूं
तो मैं यहाँ पे 4 बंदे ले जाऊंगा। अगर मैं कबड्डी खेल रहा हूं, अगर मैं कबड्डी खेल रहा हूं तो मैं 7 प्लेयर लेके जाऊंगा। ये आता है भाई आपके एग्जाम में। वाटर पोलो भी खेलूंगा, तो वाटर पोलो की बात कर रहा हूं, वाटर पोलो भी खेलूंगा तो भी आपके यहाँ पे 7 बंदे मैं लेके जाऊंगा। और अगर मैं हैंडबॉल खेल रहा हूं तभी भी 7 बंदे लेके जाऊंगा। हैंडबॉल खेल रहा हूं तभी भी 7 बंदे लेके जाऊंगा, और वाटर पोलो खेल रहा हूं तभी भी 7 बंदे लेके जाऊंगा। वॉलीबॉल खेल रहा हूं तो 6 बंदे लेके जाऊंगा। 5 बंदे लेके जाऊंगा मैं जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूं। ओके, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है मैंने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस जो हमारी वीडियो है इसी सीरीज की, उसमें देख लेना आप। मैंने बता रखा होगा 28 मीटर और आई थिंक 14 या 17 मीटर होती है इसकी विड्थ। ओके, Which of the following place experience extreme cold in winter and pleasant weather in the summer? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा ठंडी यहाँ पे आपको विंटरों में मिलेगी, और सबसे अच्छा मौसम जहाँ ना ठंडी ना गर्मी आपको यहाँ पे कब मिलेगा? समर में मिलेगा। समर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी। अमृतसर में बहुत गर्मी पड़ती है भाई, चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी ना सर्दी, यहाँ पे ठंड और गर्मी दोनों में ही समान तापमान रहता है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लेह एकमात्र ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ठंड में तो बहुत ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ पर है? आपको उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, हाई हिमालयन एरियाज में। ओके, अब यहाँ पर जो गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में, तो यहाँ पर जो गर्मियों में मौसम होता है बहुत ज्यादा प्लेजेंट होता है। ओके, फ्रेंच पोजीशन, पहली बात तो आप फ्रेंच देखोगे। फ्रेंच पोजीशन भारत में बैटल ऑफ वांडीवॉस के तहत खत्म हो गया था। बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? कैप्टन आयरकूट ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, और काउंट डे लाली, ये काउंट डे लाली फ्रेंच सेना का कमांडर था। समझ में आ गया आपको? तो ये ट्रीटी कहां पे हुई थी? जहां पर दोबारा से फ्रांस को उसके मिल्स, उसके फैक्ट्री वापस दे दी गई थी इसके बाद, लेकिन उनका जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा का पूरा खत्म हो गया था। ये भी याद रखना कि भारत में फ्रेंच शक्ति कब खत्म हुई थी? तो बैटल ऑफ वांडीवॉस से खत्म हुई थी 1760, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और 1763 में एक संधि होती है पेरिस में, और ये पेरिस में वापस इनको इनकी फैक्ट्रीज दे देते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होती है। ओके, अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री, ये आता है एग्जाम में, अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी? सूरत में लगी थी। ये भी आप लोग ध्यान देना। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो ये भी रखना, ये सीन नदी के किनारे है। ये भी एग्जाम में आता है। व्हेन डिड हेनरिक हर्ट्ज डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर तो इन्होंने किया था, लेकिन एक्सप्लेन किसने किया है? आइंस्टीन ने किया है। ये भी याद रखना आप लोग, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, इन्होंने बताया था शाइनिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द इलेक्ट्रोड कॉज अ चेंज इन वोल्टेज बिटवीन देम। अगर आप शाइनिंग लाइट लगाते हैं अल्ट्रावायलेट वाली, तो वो शाइन करती है और उनके वोल्टेज के बीच में जो चेंज होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड्स में। तो ये इन्होंने यहाँ पे कब बताया था? तो ये 1887 में बताया था। ये चीज को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। ये आइंस्टीन वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, हर्ट्ज ने, ये जो हर्ट्ज हैं, इन्होंने रेडियो वेव्स भी डिस्कवर की थी। क्या करी थी? रेडियो वेव्स भी इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है? जिंक ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट। नहीं, जिंक ऑक्साइड नहीं होता, फेरिक ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो ना इसको आप, आयरन ऑक्साइड इज अ फॉर्म ऑफ रस्ट। तो पहला वाला यहाँ पे गलत है। कॉपर कैन ऑल्सो टर्न इनटू रस्ट। कॉपर में कभी रस्ट लग ही नहीं सकता, पहली बात तो, ठीक है। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक है। केमिकली रस्ट का मतलब क्या होता है? जब आयरन ऑक्सीजन से हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, का मतलब है कि आप किसी चीज में पानी को मिला रहे हो, तो वहां पर एक सब्सटेंस, एक केमिकल निकलेगा जो कि ब्राउन रंग का होगा, जिसे हम रस्ट कहेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। केमिकली रस्ट इज नॉन, नॉन तो नहीं है। नॉन कैसे होगा? जब पानी नहीं होगा तो फिर जंग कैसे लगेगा? पानी, जंग लगने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा गैल्वेनाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कुछ आयरन और स्टील का कुछ सामान है, यदि इसमें जंग ना लगे तो आपने एक परत चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन की, जिसे हम बोलते हैं जिंक की परत लगाते हैं हम लोग। समझ में आ गया? गैल्वेनाइजेशन हम इसे कहते हैं। उगाड़ी एक नया साल सेलिब्रेट करते हैं मंथ ऑफ मार्च में, तो ये कहाँ पे करते हैं? अब मैं आपको यहाँ पे बाकी सारी चीजें बता दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाल में न्यू ईयर को बोलते हैं पोइला बैसाख, ठीक है। मराठी में होता है गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, ठीक है। पंजाबी में बैसाखी को बोलते हैं नया साल। ओके, तो ये किसका हो गया? तेलुगु का हो गया। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है भाई?
तेलंगाना में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, आप जहां भी बोलो। तो उगाड़ी कहाँ का है? तेलंगाना का भी आप बोल सकते हो। उस्ताद असद अली खान ये किस ध्रुपद घराने से है? ध्रुपद घराना वो होता है जहां पर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाता है। घराने क्या होते हैं? घराने होते हैं वो जहाँ पे आपको क्लासिकल तरीके से आपको कोई चीज शिक्षा दीक्षा सिखाई जाती है। जैसे आपका जयपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, दिल्ली घराना हो गया, जोधपुर घराना हो गया। तो ये घराने सारे क्या है? जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जाना होगा, आपको वहाँ पे गाना सीखना होगा, उनके साथ शिक्षा दीक्षा लेनी होगी। एक तरीके से आप गुरुकुल कह सकते हो। ये घराना वो होता है, आपने सुना होगा फेमसली कई बार बोलते हैं कि भाई ये इस दिल्ली घराने से हैं, ये फेमस, ये वो उस घराने से हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कौन से हैं? तो ये आपका खंडार बानी घराने से हैं उस्ताद असद अली खान। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। अच्छा, द ड्रेनेज सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम कौन सी है जहाँ पे रिवर अपना वाटर सारे ही डायरेक्शन से लगाती है एक झील पे। मान लो ये झील है और ये एक नदी है, इस नदी का पानी यहाँ से भी गिर रहा है, इसमें यहाँ से भी गिर रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, घूम के यहाँ से भी आ रहा है। तो चारों तरफ से जब नदी अपना पानी एक झील में डाल रही होती है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मणिपुर में लोकटक लेक। कभी लाइफ में आपको मौका मिले जिंदगी में, आप मेरी बात जरूर मानना, इस जगह जरूर जाना भाई। जिंदगी में आपको कुछ मिले ना मिले, शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि शांति ही इंसान खोज रहा होता है पूरे जीवन भर में, उसको वही नहीं मिलती है। शांति का मतलब पीस, वो वाली शांति नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर यह है आपका मैंने आपको बता दिया। तो ये कौन सा फोर्स होता है भाई? ये आपको पता ही होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है ना। जब भी कोई चीज सारी जगहों से मिलकर बीच में आ रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसमें, ऐसा कुछ है नहीं, वो आपको पता होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके अर्थ में भी काम आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है, लोकटक लेक, ये रही लोकटक लेक। यहाँ पे देखो ऐसा है, पूरा पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। और दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं केबुल लामजुंग नेशनल पार्क, जो कि इस झील के ऊपर है, ये मणिपुर में है, केबुल लामजुंग नेशनल पार्क। और ये आता है एग्जाम में, ये मैंने आपको बता दिया। विच रिपोर्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट, पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए, यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिए। आगे आने वाला है क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट हमने सीधा डायरेक्टली कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। वर्तमान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 हुआ करते थे। 1946 में आप बोलोगे तो एक फंडामेंटल राइट, 78 में एक फंडामेंटल राइट हटा दिया था जिसे हम बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास 6 हैं फंडामेंटल राइट्स, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। फंडामेंटल राइट्स का भारतीय संविधान में पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 3 है। आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट है? तो ये 12 से लेकर 35 तक आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को बोला है द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर रिट भी जारी हो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, तो तेज बहादुर सप्रू, ये माइनॉरिटीज की रिपोर्ट थी, ठीक है, ये माइनॉरिटीज की रिपोर्ट थी। सरकारिया कमीशन, ये था सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन को सुधारने के लिए। जेबी कृपलानी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। बेसिकली ये एक कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ओके, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो किस पे थी? वो थी आपकी 1928 में, वो थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिलाना है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो आप ये देखोगे आपका है सेंटर स्टेट रिलेशन, बाकी ये सारा आपका फंडामेंटल राइट से थोड़ा बहुत रिलेटेड था। द प्रिफर्ड IUPAC नेम ऑफ एल ब्रोमाइड, ठीक है, एलिल ब्रोमाइड का मुख्य IUPAC क्या है? आप सीधा इसको रटना ही, इसमें ऐसा कुछ है होता नहीं कि आप बिल्कुल लर्न करोगे ढंग से, ठीक है, आपको इसे रटना ही पड़ता है। कनका राजू बहुत फेमस आदमी है, इनको पद्मश्री भी दिया गया था। हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री 2021 में इनको दिया गया, कनका राजू को। इनको किस डांस को बचाने के लिए दिया गया? ठीक है, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुसाड़ी कहाँ पे होता है? पहली बात तो ये तेलंगाना में गोंड जनजाति इसको क्या करती है? गंगनौर और भवाई, ठीक है, गंगनौर और भवाई राजस्थान में होता है भाई, ठीक है, गंगनौर और भवाई राजस्थान में होता है।
और यहाँ पे आपका पहले बात तो आपका कनका राजू वाला आपका गुसाडी हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 वाले का, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फुगड़ी आपका कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र और गोवा में इसको करा जाता है, महाराष्ट्र एंड गोवा में इसको करा जाता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल 36 से 51 मैंने आपको बताया था, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब ये आएगा आपका पार्ट 4, ये हो गया। अच्छा, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51, ये तीन आपके हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। 40 है पंचायत, 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ओके, और 51 है आपका टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ में आ गया। डीपीएसपी हमने कहां से लिया था भाई, ये हमने लिया था आयरलैंड से। डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। समझ में आ गया इतना आपको, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब देखो अगला, जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है। जीडीपी अगर मैं फाइनल प्राइस की बात करूं, ये एफपी है, इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी मार्क्ड प्राइस, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा टैक्सेस, ठीक है, प्लस सब्सिडीज। तो कितना हो गया जीडीपी मार्क प्राइस कितना है आपका यहाँ पे 600 करोड़, माइनस आपका टैक्सेस कितना है 200, प्लस सब्सिडीज कितना है 50, तो 400, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 450। ये फॉर्मूला याद रखना जीडीपी का फाइनल प्राइस पे। समझ में आ गया, जीडीपी के फाइनल प्राइस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। तो 450 करोड़ आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ये इन्होंने जबरदस्ती मतलब ऐसा करने के लिए दे रखा है, मतलब एक तरीके से आप इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इन्होंने जबरदस्ती आपको गलत करने के लिए दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ द इंडिया इन 2021। मेजर एक्सपोर्ट आइटम क्या है 2021 में, तो ये 2021 का पेपर है, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे दे रखा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अभी भी ज़्यादातर हमारा भारत में जो रहता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का आइटम रहता है। टॉम ऑफ इल्तुतमिश, भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है इल्तुतमिश। क्यों इंपॉर्टेंट है, गुलामों का गुलाम कहते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार की दूसरी मंजिल इसने बनाई, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ओके। इसी ने दिल्ली सल्तनत में चालीसा नामक 40 तुर्कों का क्या बनाया था, इसने एक ग्रुप बनाया था, चालीसा इसने बनाया है, 40 नोबल्स का ग्रुप। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इल्तुतमिश ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। अब ये मर जाता है कब, 1235 में। समझ में आ गया, ये 1235 में मरता है। ये आता है एग्जाम में, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, ओके। और कुतुब मीनार जब ये बना रहा था, मतलब कुतुब मीनार की टोटल तो मैंने आपको बताया थी 72.5 है, कई जगह आपको 73 मीटर्स भी देखने को मिलता है। ये आता है एग्जाम में। इल्तुतमिश था इलबारी तुर्क था, ये इलबारी तुर्क, ये आता है एग्जाम में, ओके। इल्तुतमिश के टाइम पर ही सर्वाधिक मंगोलों का अटैक हुआ है भारत में। मंगोलों का सबसे ज्यादा अटैक आपको इल्तुतमिश के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। सबको इसने हरा दिया, ठीक है, मंगोलों को। अब इल्तुतमिश ने यहाँ पे इक्ता सिस्टम भी, लैंड रेवेन्यू इक्ता रेवेन्यू सिस्टम भी इसी ने ही ऑर्गेनाइज किया था, इसी ने ही बनाया था। Which of the following event took place in 1398? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे हुमायूं फ्लाइट, यहाँ पे उड़ान तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये पर्शिया गया था, लेकिन ये राजा वीर साल के यहाँ पे रुका था कहीं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तरफ में, वहाँ पे अकबर पैदा भी हुआ था, वो अलग है। तैमूर ने 1398 में, ठीक है, 1398 में क्या कहता, यहाँ पर 1398 में दिल्ली सल्तनत में इसने आक्रमण किया। दिल्ली पे इस टाइम पे तुगलकों का राज था। तुगलक का था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक यहाँ पे इस टाइम पे राजा था, बेकार राजा था, इसने इसको करने दिया, इसने पूरी दिल्ली को लूट लिया, बहुत पैसा यहाँ से लेके गया। बाबर ने कब दिल्ली पे आक्रमण किया था, तो बाबर ने सबसे पहली बार 1526 में क्या करा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी यानी कि लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पे सबसे पहला इन्वेजन किया था, और दिल्ली पे इसी टाइम पे ही मुगलों की स्थापना करी थी, मुगल वंश की स्थापना करी थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आप क्या बोलेंगे जी, ये 1576 में हुआ था।
अकबर की तरफ से मानसिंह गया था लड़ने, मानसिंह प्रथम, और ये था किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसी में तो उनका चेतक मृत्यु हो गई थी उसकी। ओके, महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे, बोलते भी कि महाराणा प्रताप ने इनको हरा भी दिया था, ऐसा बोला भी जाता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंट, अगर आप पार्लियामेंट से एब्सेंट रहते हो एज अ सांसद, तो आपको कितने दिन एब्सेंट रहने के बाद आपको संसद से अयोग्य यानी कि संसद से निकाल दिया जाएगा। पहली चीज आप ध्यान दो, पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं संसद, 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद का आर्टिकल कौन सा है? संसद का आर्टिकल है आपका 79। ये सब चीजें, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 52, 53 बोल सकते हो आप, 52 कर लीजिए वैसे तो। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? 80, और लोकसभा का आर्टिकल है 81। ओके, ये एग्जाम में आता है। अभी लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, ये भी आप लोग ध्यान देना। 543 टोटल सीट है अभी भारत में। ओके, इसकी कितनी है? 250 है, लेकिन 245 होती है अभी वर्तमान में। ओके, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इतना अगर आपको आता है तो ये 60 दिन तक होता है भाई। 60 दिन तक अगर एब्सेंट रहोगे तो आपको संसद का जो उस टाइम पे अध्यक्ष है वो आपको हटा सकते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ना टाइम पीरियड भारत में 1966 और 67 कहा जाता है। पहली बात तो इस टाइम पे वैसे तो यहाँ पे क्या चल रहा था, प्लान हॉलीडेज चल रहे थे, लेकिन हम लोग इसको 4th 5 ईयर प्लान में लेते हैं। ओके, कभी एग्जाम में आएगा तो ध्यान देना। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत दुनिया में किसने करी थी? नॉर्मन बोरलॉग ने करी थी। इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोलते हैं वर्ल्ड में। 1970 में इनको पीस, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में एम एस स्वामीनाथन है भारत में द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इनको 2024 में भारत रत्न भी दिया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान देना। ओके, इनके द्वारा ही HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भारत में लाई गई थी। सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में भारत में वो हुआ था उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, सबसे ज्यादा 2 प्रमुख फसलें कौन सी थी? व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो रॉक फिलर, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी ने इस टाइम पे भारत की मदद करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो रॉक एंड फिलर ऑर्गेनाइजेशन, रॉक फेलर ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पर इट इज फंडेड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द एरिया दैट वर रेन फीड। हाँ, तो इन्होंने बोला कि जहाँ पर रेन काफी आती, ये पर्टिकुलरली उन एरिया पे फोकस करना था। हाँ, तो क्योंकि चावल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इट वॉज टारगेटेड मेनली एट व्हीट एंड राइस ग्रोन एरियाज। ये वाला बेसिकली यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है इन्होंने, वैसे तो ये ठीक होना चाहिए लेकिन गलत बोला है। इट वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम था, प्राइवेट नहीं था, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया था। व्हीट एंड राइस पर ही ज्यादा फोकस था और इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा तो वैसे किया गया था। अब इन्होंने इस चीज को गलत बोला है। क्यों बोला है गलत, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा और यूपी में रेन की जरूरत इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको रिवर्स बहुत ज्यादा मिलेंगी। यहाँ तो 5 नदियां हैं, पंजाब में तो है ही उसके 5 नदियों के ऊपर, रावी हो गया, चेनाब हो गया, है ना, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया। ओके, और ये भी है हरियाणा में बहुत, यूपी में तो गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, और क्या नदी चाहिए? कौन सी बह रही है? गंडक बह रही है। ओके, बहुत सारी नदियां वहाँ तो, चंबल केन, बेतवा सारी आके वहीं पे मिलती है। तो नदियां बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो जरूरत नहीं है रेन की। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंट्री। मैंने अभी आपको बताया था कि बिल ऑफ राइट्स जो होता है, हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट कहाँ का है? यूएसए का है। फंडामेंटल राइट्स से आपको समझ में आ गया। दुनिया में सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स देने वाला देश कौन सा है, तो आप बता देना, वो है आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी बोल सकते हो, उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? हमने लिया है कनकरेंट लिस्ट, जो कि लिस्ट में है 7th शेड्यूल में। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द लॉ ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। यूएसएसआर से बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान। ओके, यूएसए से हमने सिटीजनशिप ली, सिटीजनशिप नहीं ली, सिटीजनशिप हमने यूके से ली है। यहाँ से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स और दूसरी चीज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल भी हमने यहीं से लिया, एग्जाम में आता है। अगला है हु सक्सीडेड अली वर्दी खान एज अ नवाब ऑफ बंगाल। पहली चीज तो आप याद रखो, ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे क्या रखनी है कि बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट राजा कौन था, जिसने, पहले बंगाल मुगलों के अंडर में आता था,
ठीक है। बंगाल का स्वतंत्र घोषित किया मुर्शिद कुली खान ने, इसकी कैपिटल ढाका थी। मुर्शिद कुली खान इसका पहला इंडिपेंडेंट राजा था। सबसे बड़ा राजा इसका कौन बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला के समय कौन सी एक ट्रेजेडी हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या करा था इसने, एक कमरे में 123 समथिंग अंग्रेजों को बंद कर दिया था। बहुत छोटा कमरा था, उसमें से बहुत से लोग मर गए थे, 23 लोग ही बचे थे बस जिंदा। ठीक है। तो सिराजुद्दौला, ये रखना आपने, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद ही यहाँ पर अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया है। जब ये बैटल ऑफ प्लासी हुई, कौन सी हुई? बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757 में होती है। ओके। इसमें सिराजुद्दौला का जो ये सेनापति था, ये धोखा देता है। ओके। ये मिल जाता है किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव इस बैटल में अंग्रेजों का क्या था? सेनापति था, और इस तरफ था सिराजुद्दौला। समझ में आ गया? मीर जाफर इसको धोखा देता है। मीर जाफर फिर राजा बनता है, इसके बाद ये राजा बनता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में ये आता है। भारत में 1757 के बाद ही अंग्रेजों ने अपनी नींव डाली थी। इसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ओके। उसके बाद पूर्ण रूप से यहाँ पे अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट ग्रेविटी? तो ये सिंपली आपको लर्न करना है। यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। जो यूनिट होती है ग्रेविटेशन की, वो सेम होती है एक्सेलरेशन की। सिंपल यहाँ पे ये ऐसे ही बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन का पता है ना, स्पीड देते रहना। ओके। ITCZ ये होता है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हो, कन्वर्जन जोन बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये अर्थ है, यहाँ पे आपका इक्वेटर है। इस इक्वेटर की जो लाइन होती है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, ये वाला जो जोन होता है जहाँ पे ये इक्वेटरल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स आकर मिलती है, ट्रेड विंड्स आगे यहाँ पे मिलती है, इनको हम बोलते हैं ITCZ। भारत इसमें नहीं पड़ता है, भारत तो स्टार्ट ही 8 डिग्री से होता है। ओके। तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है पर्टिकुलरली इसे हम बोलते हैं ITCZ। बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पर ITCZ इज अ ब्रॉड थ्रू ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल प्लेट। बिल्कुल यहाँ पे लो प्रेशर रहता है हमेशा। ओके। हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है, ये पता ही होगा आपको। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये दीज आर द वर्ड नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड कर्व। हाँ बिल्कुल ठीक है कि नॉर्थ ईस्ट से जो ट्रेड विंड्स आती हैं और साउथ ईस्ट से जो ट्रेड विंड आती हैं, वो पर्टिकुलरली इस जगह पे आके मिलती है। बिल्कुल ठीक है। ITCZ is equatorial through normally position about 5 north of the equator and the remain 3 बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि जो ITCZ है वो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में। हाँ तो बिल्कुल ये भी ठीक है। ITCZ मूव ओवर द प्लेन ऑफ गंगा इन समर। ऐसा कुछ नहीं है, मूव करती नहीं है, ये तो फिक्स है। और गंगा कैसे आएगी यहाँ पे? इंडिया तो इसके ऊपर है, बिल्कुल इंडिया तो इस लाइन में आता भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A, B और D इन्होंने बोला है, मतलब C को गलत बोल दिया इन्होंने। ठीक है। मूव ओवर टू द प्लेन ऑफ गंगा इन द समर, इन्होंने डी को सही बोला है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होना चाहिए था। मूव कैसे कर जाएगा? ठीक है। मूव तो नहीं कर सकता ना ITCZ, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। ओके। तो A, B और D इन्होंने सही बोला है, C वाले को गलत बोल दिया है। ठीक है। इक्वेटर पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड रिमेन देयर थ्रू आउट द ईयर। नहीं, मतलब ये वाले को भी आप गलत कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि पूरे साल भर इसकी पोजीशन सिर्फ 5 डिग्री नॉर्थ पर रहती है। तो लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में रहती है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से गलत हो सकता है। तो हमारे हिसाब से अगर हम सही ढूंढेंगे तो A, B, D आप सही कर सकते हो, फिर अगर वैसा ढूंढना है तो आपको। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बहुत सिंपल है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आप बोल सकते हो, भारत के राष्ट्रपति भी थे, तबला वादक भी थे, एक बहुत बड़े दूसरे व्यक्ति। राजेंद्र प्रसाद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आत्मकथा। ओके। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? एल.के. आडवाणी की है। APJ अब्दुल कलाम की क्या है? विंग्स ऑफ फायर है। KR नारायणन। ठीक है। तो अगर कभी आप देखोगे, ठीक है, तो KR नारायणन की कौन सी है भाई? ठीक है। तो KR नारायणन ने अभी तक ऐसी कोई बुक यहाँ पे लिखी है नहीं। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान देना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? अग्नि मिसाइल इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे। ओके। चलिए, हर्ष चरित्र इज रिटन इन संस्कृत बाय। अब यहाँ पे आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। पहली बात तो हरिसेन की बुक का नाम बहुत अटपटा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाण भट्ट ने कौन सी लिखी है? K और H याद कर लेना आप लोग। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका क्या आता है, अगर आप देखोगे, हर्षवर्धन खुद मौखरी वंश का राजा था, इसने खुद बहुत सारी बुकें लिखी हैं। तो NP R कर देना आप, NP और R।
ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। नागसेन की तो एक ही बुक है जिसमें ये मिनांडर से बात कर रहा है और उसको इसने अपनी एक किताब में डाला जिसे बोला है इसने मिलिंदोपन्नो, मिलिंदोपन्नो। ये बौद्ध सेंट था नागसेन, इसकी बात हुई मिनांडर से, यवन शासक था मिनांडर से, इसने मिलिंदोपन्नो नामक बुक लिख दी। ओके, कादम्बरी, कादम्बरी और हर्ष चरित्र किसने लिखी है? ये इसी के दरबार में, इसका दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। ये खुद भी एक बहुत बड़ा कवि था। तो नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, एनपीआर, ये किसकी है? हर्षवर्धन की है। ओके, कादम्बरी और हर्ष ये कौन सी है? हर्षचरित्र, ये भी लिखी है बाणभट्ट ने। ये आता है भाई एग्जाम में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर इज नॉट स्टेप टुवर्ड लिबरलाइजेशन? लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कंट्री का खोल रहे होते हो बिजनेस पूरे दुनिया के लिए, तो आप इसमें टैरिफ में वृद्धि नहीं करोगे, कम करोगे। वृद्धि करोगे तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अवार्ड दिया, इसे हम बोलते हैं कालिदास सम्मान। ये उस टाइम का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे आया है। तो वो कौन से थे भाई? वो भरतनाट्यम के फेमस कपल थे, उनको यहाँ पर क्या दिया है? कालिदास सम्मान। कालिदास की बुकों को याद रखना, कालिदास की बुक कौन सी है? कालिदास की यहाँ पर बुक कौन सी है? तो MRKRA और V कौन सी हो गई? मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वश और मालविका अग्निमित्रम, ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। सटरिया क्लासिकल डांस है असम का, ये भी याद रखना। कथकली केरला में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। कौन से 5 ईयर प्लान को बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया था? किस पे? जेंडर इशू पे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इनइक्वालिटीज ग्रो हो रही है स्टेट्स में, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए। देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिखते जाऊंगा, ठीक है। 56 से 61, 61 से 66, फिर यहाँ पे आता है प्लान हॉलीडेज 66 से 69 के बीच में, फिर फोर्थ आता है 69 से 75 के बीच में, 19 चल रहा है पूरा आगे, ठीक है। 74 से फिर 78, फिर इसको मर्जी से बंद करवा देते हैं। फिर 78 के बाद 2 साल, 78 से 80 के बीच में 2 साल यहाँ पे चलता है रोलिंग प्लान। ओके, फिर यहाँ पे आता है सिक्स्थ वाला, आपका आता है 81 से 80 से बोल सकते हैं, 81 से 85, फिर आता है आपका 7 85 से यहाँ पे आपका 90। ओके, ये भी चीजें आप लोग ध्यान देना। शुरू के 3 तो आपके मॉडल्स पे आधारित है। हेरोड डोमर मॉडल पहला मॉडल्स, दूसरा आपका पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस नेहरू मॉडल भी बोलते हैं, और ये था आपका गैडगिल योजना। 3 आपको ऐसे याद रखनी है। तो इसका आंसर कौन सा है? फिफ्थ वाले में आपका ये आया था। हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? उस टाइम का है ये। तो आपके मनोज, आपके कौन थे यहाँ पे? मनोज सिन्हा। अभी भी 38 वाले का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे अभी भी यही है मनोज सिन्हा जी। इसके पहले कौन थे? तो ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सत्यपाल मलिक, जब ये कब थे? 2019 में आखिरी JNK के क्या थे? गवर्नर थे। इन्हीं के टाइम पे ही 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस में यहाँ पर क्या करा गया था? जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में, 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जब कोई इनकम पे टैक्स लगाता है, ठीक है, कोई ड्यूटी लगाता है आपके ऊपर, ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, कोई आपको वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, आपके कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स देना पड़ता है, जो सरकार आपसे डायरेक्टली ले लेती है। कस्टम टैक्स आपने देखा होगा बेसिकली पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स में होता है। ओके, तो ये होता है। पेनल्टी पुलिस ले लेती है, प्रॉफिट में कुछ नहीं होता। ग्रांट तो आपका अनुदान होता है। तो ये तीनों नहीं होते, कस्टम होता है। आर नॉट कंसिडर सरफेस वाटर? सरफेस वाटर ये सरफेस है, यहाँ पर आपका ओशन है, यहाँ पे आपकी झील है, यहाँ पे आपकी रिवर्स है। एक्वीफर्स होता है, जमीन के नीचे भी पहाड़ होते हैं, जमीन के नीचे रॉक की लेयर्स होती है, इन रॉक के लेयर के नीचे पानी होता है, ठीक है, पानी का टैंक होता है, इसे हम बोलते हैं एक्वीफायर्स। और ये सरफेस में नहीं होता, सरफेस के नीचे होता है, ठीक है।
फिर आता है आपका यहाँ पे भरतनाट्यम इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्म ऑन विच टाइप ऑफ म्यूजिक। तो भरतनाट्यम साउथ का है, तो साउथ में जब भी आएगा तो आप क्या बोलेंगे, कार्नेटिक में ही होता है। ठीक है, बॉल का आप लोग क्या करेंगे, बॉल एक नाच होता है, डांस है, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। हिंदुस्तानी आपका लावनी, लावड़ी आपका कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, जहाँ पे 9 मीटर की साड़ी पहन कर चटकीले रंग की महिलाएं क्या करते हैं, सोशल इशू उसमें डांस करती हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। क्रिकेट को इंटरनेशनल गेम बनाया गया जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई, कब, आपकी 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब कहाँ पर है, दुबई में है। ओके, आईसीसी ये जो आपका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है ना, इसको बाद में आईसीसी कर दिया गया था 1965 में। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है भाई। Dash characterized by abundant dissolved oxygen, sunlight, nutrients, generally high wave energies and water motion, and in the intertidal subzone, alternating submergence and exposure। देखो ये सब जोन होते हैं पानी के अंदर, ये आपका पहाड़ टाइप का है और यहाँ पे आपकी ओशन आ रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा पानी है। अब लैंटिक जोन क्या होता है, ठीक है, लैंटिक जोन किससे बना होता है, जहां पे आपका ये वाला एरिया ना, जहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे दलदल बन जाती है, यहाँ पे मार्शी लैंड आ जाती है, यहाँ पे लेक्स बन जाती हैं, तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लैंटिक जोन। समझ में आ गया, दलदली एरिया, यहाँ पे सनलाइट काफी अच्छी होती है। लिमेंटिक जोन क्या होता है, लिमेंटिक जोन में ये होता है जो ये सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ पर आप देखोगे ना, ये वाला एरिया जहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट पड़ती रहती है, तो यहाँ पे ना आपको जहाँ पे सी और जहाँ पे मिल रहे होंगे जमीन, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी वेजिटेशन भी मिलेगी, जैसे सुंदरबन आपको मिल जाएगा, तो वेजिटेशन भी मिलेगा आपको। समझ में आ गया, तो वेजिटेशन जहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी होती है, सनलाइट प्रॉपर पहुंचती है, इसे हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। लिटोरल जोन आपका यही वाला है। बेंथिक जोन ये आपका सी बेड हो गया, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, ये वाला एरिया जो हो गया आपका बेंथिक जोन, नीचे वाला जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, ये वाला आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। फर्स्ट इंडियन जिसको मेडल मिला था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिला था, याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2003 में, जो कि ये पेरिस में खेलने गई थी। कौन खेलने गई थी यहाँ पे, अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन सा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं है, बोल सकते हो, कौन सा एकमात्र पारिस्थितिकी तंत्र है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता है, जिसको सौर ऊर्जा पे पनपने की जरूरत नहीं है। देखो मरीन ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है, सांस सनलाइट इन पे आएगी तभी जाकर ये मतलब विटामिन प्रोटीन इससे एक्वायर करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, इनको भी जरूरत होती है सनलाइट की। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, अभी मैंने आपको समझाया था, ये सी है, यहाँ पे नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, सनलाइट मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाती है। इसके बाद आपको ये पूरा अंधेरा वाला इलाका मिलेगा, वेल होती है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, तो वहां पर उनको सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, तो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। नौरोज एक त्योहार है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये पारसियों का है, बलबन ने इसे भारत में स्टार्ट किया था। बुद्धिस्ट के नए साल को हम लोग बोलते हैं लोसार, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब जैन का क्या है, पर्युषणा। जैन का क्या होता है, पर्युषणा, एक नया साल होता है। सिख का बैसाखी होता है, पारसी का यहाँ पे नौरोज होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। मैच द फॉलोइंग, ओके, ये आपके पोर्ट हैं, आपको बताना ये कहां पर है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, तो यानी कि 2 का ए होगा, तो ये वाला और ये वाला ही करेक्ट होगा, 2 को काट दो। अब आपके सही करने के चांसेस कितने हो गए, 50% हो गए। मैंगलोर पोर्ट कहां पर है भाई, कर्नाटक में ही, ये सबको पता है। तूतीकोरिन पोर्ट ऑफ तमिलनाडु में ही होगा, तो ये आपका 3 का सी वाला है, 3 का बी है, ये गलत है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अलूना कबूनी ये एसोसिएटेड हैं कौन से डांस से, मोहिनीअट्टम कथकली दोनों ही केरला में करते हैं, क्लासिकल डांसेस हैं। कथक उत्तर प्रदेश में करते हैं, रामायण और महाभारत को इसमें डिपिक्ट करा जाता है। मणिपुरी मणिपुर में होता है, सटरिया आसाम में होता है। ओके, तो अलूना कबूनी कहाँ की है भाई, मणिपुरी डांस करती है ये। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनमें से कौन सा आपका गलत है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, बिल्कुल ठीक है भाई, हमको तभी तो हम गिरते क्यों नहीं है, ताकि क्योंकि हमको ग्रेविटेशन खींच रही होती है। इट इज द फोर्स कॉजिंग टाइड ड्यू टू द स्टार्स एंड द अर्थ, ये एक फोर्स है जो कि टाइड होती है, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जमीन के अंदर में है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सारी चीजें अपने उसमें रहती है ऑर्बिट में। इन द इंटरिम गवर्नमेंट, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 2 सितंबर 1946 को और 15 अगस्त
1947 को ये खत्म भी हो गई थी। लियाकत अली खान जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे, इनको यहाँ पर कौन सा विभाग दिया गया था? होम मिनिस्ट्री दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। फाइनेंस मिनिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने पास रखी थी। ओके, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको दी गई थी लियाकत अली खान को। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद रखी थी, प्रधानमंत्री भी यही थे। डिफेंस मिनिस्ट्री बलदेव सिंह को दी गई थी। ओके, तो ये चीज़ है आपके लिए जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। आई होप चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, समझना पड़ेगा आपको क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं कंबाइन कर एक और वीडियो आप लोग के लिए लास्ट में डाल दूंगा आपके एग्जाम से पहले। किसी का भी कोई भी एग्जाम है वो भी देख सकता है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगले गुड बाय एंड जय हिंद।